Hello everyone. So in the last video we have covered rule 3 and rule 4. So आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेटिंग कोट विच इज़ रिटन बाय मी ओनली, जिसे सुन के आपको भी वीडियो सुनने में मज़ा आ जाए और मुझे भी वीडियो रिकॉर्ड करने में मज़ा आ जाए। यूं ही बस आगे चलते जाना है, बिना सुने दुनिया की बस आगे चलते जाना है। यूं ही बस आगे चलते जाना है, बिना सुने दुनिया की बस आगे चलते जाना है। एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन दुनिया आपको सुनने आएगी। एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन दुनिया आपको सुनने आएगी। बस उस लम्हे की तलाश में आगे बढ़ते जाना है। बस उस लम्हे की तलाश में आगे बढ़ते जाना है। सो हम भी आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रूल 3 एंड रूल 4 पढ़ लिए थे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंप्लीट हो गया, बट हमने टर्म ऑफ ऑडिटर एंड रोटेशन नहीं पढ़ा है। तो इस वीडियो में टर्म्स ऑफ ऑडिटर एंड रोटेशन कवर करते हैं। सो सबसे पहले टर्म्स ऑफ ऑडिटर एंड रोटेशन का जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 जो है वो बताता है ऑडिटर का टर्म क्या रहेगा। टर्म ऑफ ऑडिटर टर्म्स एंड कंडीशन वाला टर्म नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन वाला टर्म नहीं, कितने टाइम तक रहेगा, एंड रोटेशन। तो इसका जो बेसिक प्रोविज़न है वो ये बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी को एंड हर स्पेसिफाइड कंपनी को शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट। हर लिस्टेड कंपनी और स्पेसिफाइड कंपनी अपॉइंट ना ही अपॉइंट करेगी, ना ही रीअपॉइंट करेगी। किसको? ना ही अपॉइंट करेगी, ना ही रीअपॉइंट करेगी। अभी ऑडिटर को, अब ऑडिटर कौन होता था? या तो हम एज इंडिविजुअल को ऑडिटर अपॉइंट कर सकते थे, या फिर ऑडिट फर्म को एज ऑडिटर अपॉइंट कर सकते थे, ऑडिट फर्म को। तो फिर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 बोलता है कोई भी लिस्टेड कंपनी या स्पेसिफाइड कंपनीज अपॉइंट नहीं करेगी, ना ही रीअपॉइंट करेगी, ना ही वो अपॉइंट करेगी, ना ही रीअपॉइंट करेगी ऑडिटर को। अब ऑडिटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, अब ऑडिट फर्म। अब दोनों के लिए जो है अपने प्रोविज़न अलग अलग हैं। इंडिविजुअल के लिए प्रोविज़न बोलता है कि फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years, फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years। और ऑडिट फर्म के लिए बोलता है फॉर मोर देन 2 terms of 5 consecutive years। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप किसी भी लिस्टेड कंपनी का या स्पेसिफाइड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते एक टर्म के लिए, और वो टर्म कितने साल का होगा? 5 साल का। अगर आप इंडिविजुअल हो तो किसी भी लिस्टेड कंपनी या स्पेसिफाइड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, ना ही आप अपॉइंट हो सकते, ना ही आप रीअपॉइंट हो सकते एक टर्म से ज़्यादा के लिए। और एक टर्म जो है वो 5 साल का होगा। ना अगर आपकी ऑडिट फर्म है तो आप 2 टर्म ऑफ 5 consecutive years के लिए हो सकते हो। दैट मीन्स आप 10 साल के लिए हो सकते हो, आप 10 years के लिए हो सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज दिस स्पेसिफाइड कंपनीज? लिस्टेड कंपनी तो एक बार को समझ आता है कि लिस्टेड कंपनीज वो कंपनी होती है जिससे शेयर्स या डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, वो हो जाएगी लिस्टेड कंपनीज। बट व्हाट आर स्पेसिफाइड कंपनीज? सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी का ही लिख लेते हैं। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं? अ कंपनी हुज शेयर्स और debentures are listed. Simple. Listed company are those companies whose share or debentures are listed. But specified companies, ये companies कौन सी होती है? इनका तो कभी नाम सुना ही नहीं है। So let's see what are the specified companies for particular this section. Specified companies for particular section 139 subsection 2. स्पेसिफाइड कंपनीज। अब इसमें 3 आती हैं और तीनों के बीच में क्या है? ऑब्वियसली और, या तो ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। बट ये तीनों तो हो सकती हैं, बट 1 person कंपनी नहीं होगी एंड स्मॉल कंपनी नहीं होगी।
अब 1% कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी क्या होता है, आगे देखते हैं। पहले ये देखते हैं ये कौन सी 3 कंपनी हैं, ये कौन सी 3 कंपनी हैं जो कि स्पेसिफाइड कंपनीज हैं। सबसे फर्स्ट पब्लिक कंपनी, सेकंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और थर्ड सारी कंपनीज। नाउ यू विल थिंक सारी कंपनीज तो कवर हो गई, ऑल कंपनीज में तो सब आ गया, पब्लिक कंपनी आ रही, प्राइवेट लिमिटेड आ रही, ऑल कंपनीज आ रही, दैट मीन्स स्पेसिफाइड कंपनीज में सारी कंपनीज आ रही। दैट मीन्स ये जो प्रोविजन हमने पढ़ा, दैट मीन्स ये जो प्रोविजन हमने पढ़ा, इसमें तो हम नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट, नहीं, इसमें अभी आगे और भी कुछ कंडीशंस हैं। पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, पहली बात तो, ठीक है। पब्लिक कंपनी जिसकी 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 पेड अप शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 10 करोड़। तो अब कौन सी पब्लिक कंपनीज आएंगी, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, वो पब्लिक कंपनीज स्पेसिफाइड कंपनीज में आ गई। अब प्राइवेट लिमिटेड के लिए कितनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड के लिए पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। अब ये हो गया, ये हो गया, ऑल कंपनीज में क्या आएगा, चलो पहले देखते हैं। स्पेसिफाइड कंपनीज में वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आ गई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ गई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है। अब सारी कंपनीज में वो आ जाएंगी, पेड अप शेयर कैपिटल तो इन दोनों से कम है, तो हम लिख देते पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 1 and 2 above, but having public borrowings। भाई मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरे 10 करोड़ ही है, लेट से मेरी शेयर कैपिटल तो 10 करोड़ 20 करोड़ या 40 करोड़ तक ही है, बट जो मैंने पब्लिक से बोरो कर रखा है, वो कर रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। हैविंग पब्लिक बोरोइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। और पब्लिक बोरोइंग करी भी कहाँ से है, पब्लिक बोरोइंग करी भी कहाँ से है, या तो बैंक से करिए, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करिए, या फिर पब्लिक डिपॉजिट। या तो बैंक से करिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करिए, या पब्लिक डिपॉजिट में, या फिर पब्लिक डिपॉजिट है। ओके, अब नाउ लिस्टेड कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं 1% कंपनी क्या होती है। 1% कंपनी, व्हाट इज 1% कंपनी, कंपनी 1%। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कंपनी कब 1% कंपनी नहीं रहती है, तो जब तक वो इन लिमिट्स में रहती है वो 1% कंपनी है। तो कंपनी 1% कंपनी से बाहर हो जाती है अगर पेड अप कैपिटल जो है, अगर पेड अप कैपिटल जो है ग्रेटर देन 50 लाख हो, अगर पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 50 लाख हो, या फिर जो टर्नओवर है ग्रेटर देन 2 करोड़ हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 50 लाख हो, या फिर टर्नओवर हो 2 करोड़ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। टर्नओवर हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे, पेड अप इस साल की। अगर ऐसा हो जाता है कि एक्सीड कर जाता है तो ये 1% से हटकर ये बन जाती है प्राइवेट कंपनी, और देन फिर ये इसमें आ जाएगी, और ये वाली कंडीशंस हम चेक करेंगे। ओके, डन। नाउ अब स्मॉल कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी का मतलब कोई भी एक कंपनी बट पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली हमको ये पता चल गया कि पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती है। देन जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख है, ठीक है। एक इसमें लिमिट आई हुई है, लिमिट जो है वो है 50 लाख से 10 करोड़। ओके,
तो लिमिट ध्यान रखना, अभी मेनली हमको 50 लाख की ध्यान रखना है, इसका कुछ इतना अपने लिए रेलिवेंस नहीं है। या फिर एंड टर्नओवर जो है, दोनों चीज़ें एंड ध्यान रखना, टर्नओवर जो है एज पर लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टर्नओवर जो है एज पर लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है। और इसमें भी लॉ की एक लिमिट है जो किसी भी टाइम अपडेट हो सकती है, लिमिट है 2 करोड़ टू 100 करोड़। ठीक है, हमको यहाँ पर 2 करोड़ 50 लाख की ध्यान रखना है। तो स्मॉल कंपनी के लिए सबसे पहले हमको ये पता चला कि पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती है। उसके बाद अगर पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख है और टर्नओवर एंड हिंदी वाला और एंड टर्नओवर एज पर लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है, देन ये स्मॉल कंपनी हो जाएगी। बट कुछ कंपनीज होती हैं जिनको हम कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं बोलते। Following companies are never classified as small companies. सबसे पहले होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, अगर ऐसा है तो स्मॉल कंपनी नहीं है। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कि LIC इसका एग्जाम्पल, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, LIC एग्जाम्पल में लिख लेते हैं LIC। सो स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख एंड टर्नओवर एज पर लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। नाउ दीज फॉलोइंग कंपनीज कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी। फर्स्ट, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सेकंड, कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। थर्ड, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, एग्जाम्पल LIC। ओके, नाउ एक बार पूरा ये प्रोविजन अपना कवर हो गया, इसको देख लेते हैं। सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 बताता है ऑडिटर का टर्म क्या रहेगा और वो रोटेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म्स ऑफ ऑडिटर देते हैं। लिस्टेड कंपनी एंड स्पेसिफाइड कंपनी। लिस्टेड कंपनी as those companies whose shares and debentures are listed, and specified companies, there are 3 types of specified company. First is public company which is unlisted and have paid up share capital greater than equal to 10 crore, or private limited company having paid up share capital greater than equal to 50 crore, or all companies whose paid up share capital are less than 1 or 2 above but having public borrowings greater than equal to 50 crores from bank, financial institution or public deposit. These are. But one person companies and small companies are not covered under specified companies. One person companies, a company is not classified as one person company is paid up capital if paid up capital is greater than 50 lakh or turnover is greater than 2 crore. अगर एक भी लिमिट एक्सीड कर जाती है तो वो इस वन पर्सन कंपनी नहीं रहेगी, देन वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती। स्मॉल कंपनी वो होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख है एंड टर्नओवर एज पर लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है। कुछ कंपनीज होती है जो चाहे इन लिमिट्स में आ जाए फिर भी हमारी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाती, वो होती है फर्स्ट होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, एग्जांपल LIC। ओके, देन अगर लिस्टेड कंपनी एंड स्पेसिफाइड कंपनी है तो वो अपॉइंट नहीं करेगी, ना ही रीअपॉइंट करेगी एक इंडिविजुअल को 8 टर्म से ज़्यादा, और 8 टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का होता है। और अगर ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया एज ऑडिटर तो 2 टर्म से ज़्यादा नहीं करेगी, दैट मीन्स 10 साल मैक्सिमम पीरियड हो गया। ओके, अब पब्लिक कंपनीज के केस में कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, ये सारी कंपनीज भी होती हैं जो कि पब्लिक कंपनीज कहलाती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड पब्लिक कंपनी। लेट्स से ए प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। बी लिमिटेड में ये लेट्स से 51% होल्ड करती है, तो ए क्या डीम पब्लिक कंपनी होगी?
इसने बोला है सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब इधर होल्डिंग कंपनी है, ए प्राइवेट कंपनी, एंड बी लिमिटेड है सब्सिडरी। ओके, बी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, यहाँ पर क्या है, होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, देयरफॉर ए इज नॉट डीपीसी, दैट इज डीम्ड टू पब्लिक कंपनी। यही अगर इसका उल्टा केस होता, जो ए लिमिटेड है वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और बी जो है बी प्राइवेट लिमिटेड है और ये होल्ड कर रहा है लेट्स से 70%, देन ए इज डीपीसी, ए इज डीम्ड पब्लिक कंपनी, ए इज डीम्ड पब्लिक कंपनी। ओके, इतना क्लियर हुआ? एक बार पूरा देख लो, अच्छे से समझ आ गया? ये समझ आ गया? इसमें क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। हमारा ये क्या बोल रहा है, पब्लिक लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक की सब्सिडरी, ये मतलब होता है, ये नहीं कि पब्लिक सब्सिडरी, मतलब समझ रहे ना, ये प्राइवेट की सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी, तो ये डीम्ड पब्लिक कंपनी नहीं होगी, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, चलो अभी कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। क्या हुआ, कंपनीज ने दिमाग चलाया, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। You can also write this example, it is helpful. यहाँ लिखते हैं आउटगोइंग ऑडिटर्स, यहाँ लिखते हैं इनकमिंग ऑडिटर्स, और यहाँ देते हैं रिमार्क। ठीक है, लेट्स से कंपनी है ए एंड कंपनी, नहीं, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से कंपनी है PQR एंड कंपनी और ये बन गई APR एंड कंपनी। क्या ये चलेगा? अगर 10 साल बाद अपॉइंटमेंट होना है तो इज इट ओके? व्हाट डू यू थिंक? सोचो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। PQR एंड कंपनी ये आउटगोइंग थे, APR एंड कंपनी। क्यू ने क्या करा, इधर से हो गया रिटायर और इधर आके बन गया पार्टनर। नो, हम ये देखेंगे एक भी पार्टनर दूसरे का नहीं होना चाहिए, या तो दो हैं, P और R दोनों ही दूसरी कंपनी के हैं, दोनों ही दूसरी कंपनी में हैं। सिंगल भी होता है, लेट्स से अगर यहाँ होता ABC एंड कंपनी और ये बन जाता AHY एंड कंपनी, तो A इधर भी है, दैट मीन्स ये दोनों जगह, इसका मतलब वो नहीं हो सकते अपॉइंट। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी लेते हैं ABC एंड कंपनी एंड दूसरी PQR एंड कंपनी। अभी क्या कोई नेटवर्क दिख रहा है क्या? कोई नेटवर्क ही नहीं है भाई, कोई मतलब ही नहीं है कि कोई भी इधर उधर कुछ भी ट्राई किया होगा। सो नो सेम नेटवर्क, हमको बस ये चेक करना है नेटवर्क है या नहीं है। फोर्थ, ABC एंड कंपनी था, ये बन गया PQ एंड कंपनी और ये हो रहा है अपॉइंट। अभी तक तो ओके, ठीक है। बाद में C ने क्या करा, C यहाँ आके अपॉइंट हो गया, PQC एंड कंपनी हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि अपॉइंट तो हो चुका है। सोचो इस केस में क्या होता है, एक बार जो अपॉइंटमेंट हुआ वो तो ओके था, वो तो वैलिड अपॉइंटमेंट था एज पर लॉ, बट बाद में जब ये ऐसा हुआ, दैट मीन्स
अब ये जो कंपनी है इट इज़ नॉट अलाउड टू बी अपॉइंटेड, और इसको 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 रेजिग्नेशन देना होगा, इसको रेजिग्नेशन देना होगा। और रेजिग्नेशन इस केस में देंगे तो कौन सी वैकेंसी अराइज हो जाएगी? कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। और कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन अराइज हो जाएगी तो पब्लिक कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैसा होता है और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैसा होता है, वो वाले प्रोविजंस लग जाएंगे। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन होता है कैजुअल वैकेंसी का 139 सब सेक्शन 8। ओके एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ABCN कंपनी थी जिसमें A जो था वो साइन इन पार्टनर था, ठीक है। BC दे वर नॉर्मली पार्टनर। कंपनी बनी और कंपनी नहीं बनी अपनी BHY एंड कंपनी। अब क्योंकि साइन इन पार्टनर नहीं थे बी और सी, क्योंकि साइन इन पार्टनर नहीं थे बी और सी, तो बी और सी इधर जा सकते हैं, ये ओके है। बट अगर ये AHY एंड कंपनी बनता, AHY एंड कंपनी बनता तो ये नॉट अलाउड होता, तो ये नॉट वैलिड होता। क्यों? क्योंकि ए जो है वो साइन इन पार्टनर है। तो हमारा क्या प्रोविजन हुआ? ये जो केस है, 5th केस है, डिपेंड करता है साइन इन पार्टनर था या नहीं था। ओके और ये लिमिट जिस दिन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होता है उस दिन चेक करते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे चेक करते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे चेक करते हैं। इसी रीज़न से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे चेक करते हैं, इसी रीज़न से इन वाले में, इस वाली में इनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि ये पहले तो सही था, बाद में इन्होंने बाद में कर दिया, तो ये नॉट अलाउड है। ठीक है, डन। ये कवर हो जाता है टर्म्स ऑफ ऑडिटर एंड रोटेशन। इसका जो आगे का पार्ट है, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है, रूल 6 क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर कैसे होता है। आज की इस वीडियो में रोटेशन ऑफ ऑडिटर कवर नहीं हुआ है, बस टर्म्स ऑफ ऑडिटर के कुछ प्रोविजंस कवर्ड हुए हैं, तो बाकी की नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।